हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें दोस्तों 40 सेट पेपर दिए गए हैं और प्रत्येक सेट में 50 से 55 क्वेश्चन है। यानी कि यदि आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दोस्तों, इस बुक में CVT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से और प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार से इस किताब में क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि डिटेल भी कवर कराऊंगा। दोस्तों, ये बुक आपके ग्रुप डी के अलावा NTPC CVT 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 9। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO के सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं। ये देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हड़प्पा। क्या है इसका राइट आंसर? हड़प्पा। देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी है। ठीक है ना, हड़प्पा में रावी नदी का जिक्र हुआ है। साथ ही साथ इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। क्या नाम है इनका? दयाराम साहनी इसके उत्खनन करता है। किस वर्ष में? 1921 में इसकी खोज की गई। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? क्वेश्चन पूछा गया है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो दोस्तों, इसको लिया जाता था मराठों के द्वारा। किसके द्वारा? मराठा राजाओं के द्वारा इसको लिया जाता था। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण। निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? देखिए, आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किसी तरीके से व्यतीत की जाए, ये आर्थिक समस्या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी यानी कि 1956 में। ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। देखिए, नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा क्षेत्र हैदराबाद राज्य के साथ मिलाकर 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। इस प्रकार दक्षिण में केरल और अन्य 3 राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश की स्थापना हिंदी भाषा क्षेत्र के रूप में की गई थी। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संसद को। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर है संसद को। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 312 के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रहित में किसी अखिल भारतीय सेवा का गठन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ या राज्यों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपलब्ध करा सकती है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों की सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है।
रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रवि कीर्ति चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल के दौरान दरबारी कवि के रूप में नियुक्त हुए थे। इन्होंने मेगुती मंदिर का ऐहोल अभिलेख की रचना की थी, जिसमें उन्होंने राजा पुलकेशन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने और राजधानी को ऐहोल से बादामी स्थानांतरित करने का वर्णन किया था। मैन कैम्प के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है इसका एडोल्फ हिटलर। देखिए यहाँ पर केवल हिटलर लिखा है, ध्यान रखिएगा, एडोल्फ हिटलर। मैन कैम्प नाजी नेता एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने जर्मनी के लिए भविष्य की योजनाओं और अपने राजनीतिक आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो राइट आंसर है इसका 1526 में। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1526 ईस्वी में। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो सही आंसर है दोस्तों इसका 313। ध्यान रखिएगा, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 313। देखिए, भारत की संविधान सभा यानी कि अंतकालीन संसद में 313 सदस्य थे। इसी सभा ने भारत का संविधान तैयार किया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू कर दिया गया, तब इस संविधान सभा का नाम बदलकर अंतकालीन संसद रख दिया गया था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया था? तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। नई दिल्ली में जनवरी 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी और महाधर्माध्यक्ष देशमंड टूटू ने संयुक्त राष्ट्र से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता देने की अपील की। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोट प्रणाली द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता प्राप्त की है। भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संसद, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह अविधि बनाकर संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है अवरक। देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सभी क्वेश्चन ये रिपीटेड है रेलवे एग्जाम में। अधिकतर क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? अवरक का। ठीक है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं पेडोकल। क्या कहते हैं? पेडोकल। देखिए, पेडोकल मृदा में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। पेडोकल मृदा सामान्यतः शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां बाष्पीकरण की दर नीलाक्ष की तुलना में काफी अधिक होती है। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि को कृषि भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फल आवरण। ठीक है, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? फल आवरण से। ठीक है ना, फल आवरण से। देखिए, मॉर्फिन एक क्षारीय पदार्थ है जो अफीम और पॉपी के बीजों में बहुयात्रता में पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो यह है समोच्च कृषि। क्या है दोस्तों इसका आंसर? समोच्च कृषि। देखिए, समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों या ढलानों पर की जाती है। समोच्च कृषि के अंतर्गत हल या मशीन से बनाई गई वृत्ताकार या परिधियां रेखाओं के माध्यम से
पानी मृदा में अवशोषित होने तक नीचे की ओर बहता है। यह विधि पानी के बहाव को कम करती है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? क्वेश्चन पूछा गया है ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हेक्सोज शर्करा का। किसका? हेक्सोज शर्करा का। अगला क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। क्वेश्चन पूछा गया है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से पूछा जाने वाला। देखिए, जीवाणु कोशिका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जबकि सूत्रकणिका यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। अतः जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो देखिए, इनका नाम है श्री आर सामा शास्त्री। क्या नाम है इनका? श्री आर सामा शास्त्री। अब ध्यान से सुन लीजिएगा। 1904 में तजोर के एक पंडित ने भट्ट स्वामी के अपूर्ण भाष्य के साथ अर्थशास्त्र का हस्तलेख मैसूर राज्य पुस्तकालय से अध्यक्ष श्री आर सामा शास्त्री को दिया। श्री शास्त्री ने पहले इसका अंग्रेजी भाषा में 1905 में ईस्वी में इंडियन इनएक्टिविटी तथा मैसूर रिव्यू में प्रकाशित हुआ है ये। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर आपसे पूछे गए थे संपादक कौन है? संपादक, तो संपादक हैं आर सामा शास्त्री। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल निचय है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मन्नार की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व मन्नार की खाड़ी है। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहां पर है? क्वेश्चन पूछा गया है इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहां पर है? तो दोस्तों ये है आपकी कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में है। देखिए, इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कर्नाटक के हसन शहर में स्थित है। समुद्र की सीप किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई पड़ती है? तो राइट आंसर इसका ध्रुवण के कारण। किस कारण से? ध्रुवण के कारण। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण है। तो देखिए, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण होगा दोस्तों अपरिवर्ती। कैसा होगा? अपरिवर्ती। अगला क्वेश्चन है किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? क्वेश्चन क्या किया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका बेंगलोर। क्या है दोस्तों सही आंसर? सही आंसर रहेगा आपका बेंगलोर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े धुंधले हो गए हैं, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 से 2 ही क्वेश्चन होंगे ये बस। ठीक है ना? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बेंगलोर। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सही आंसर है बेंगलोर। देखिए, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। बेंगलोर को सूचना तकनीकी कंपनियों का केंद्र होने के कारण इसकी तुलना कैलिफोर्निया के सांता क्लैरा वैली में स्थित सिलिकॉन वैली से की जाती है। टेलनेट का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन पूछा गया है टेलनेट का क्या तात्पर्य है? तो सही आंसर इसका टेलीफोन नेटवर्क से है। ठीक है, देखिए टेलनेट का पूरा मतलब होता है टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म है टेलीफोन नेटवर्क। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क्स पर वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन द्वारा ओरिएंटेड कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट प्रदान करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका पारद। ठीक है, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? पारद। देखिए, पारद का मतलब है मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं, सबसे कम गलनांक होता है, क्योंकि इसमें ना केवल काफी कमजोर बंध यानी कि बॉन्ड पाया जाता है, बल्कि इसकी संरचना त्रिविमीय नहीं होती है।
कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है? क्वेश्चन पूछा गया है, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। क्या दोस्तों? मीथेन गैस। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? देखिए, साइंस से पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पत्ते का। किसका? पत्ते का। देखिए, कैक्टस पौधे में सूल कांटे पत्तों का रूपांतरण है, जो शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं, जहां पानी की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? कह रहा है ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। देखिए, अब तक ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा, जो बैक्टीरिया में संख्याओं में पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया का आकार 1 से 5 म्यूमीटर होता है। क्या होता है? म्यूमीटर। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो राइट आंसर है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्राचुर वन है? क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्राचुर वन है? तो इसका सही आंसर है 7%। कितना है दोस्तों इसका सही आंसर? 7%। पृथ्वी पर लगभग 7% उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वर्षा वन भूमध्य रेखा, विशेष रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित होते हैं। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिकी लाइब्रेरी क्या हो सकती है? क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिकी लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो राइट आंसर है जैव विविधता। क्या आंसर है इसका? जैव विविधता। विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुद्रता उष्णकटिबंधीय वनों उन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो इसका सही मात्र आंसर है, उत्तर है गौमांस। ठीक है, याद रखिएगा गौमांस। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया है लाइफ डिवाइन पुस्तक को। देखिए, श्री अरविंदो द्वारा लिखित द लाइफ डिवाइन दर्शन शास्त्र से संबंधित एक निबंधात्मक पुस्तक है। यह प्रकृति के निर्माण, मनोवृत्ति, जीवन पर गंभीर पुस्तक मानी जाती है। किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा धुंधला हो गया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? आंसर है वाल्ट डिज्नी ने। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? देखिए, क्वेश्चन साइंस का है, ये पूछा गया है आपसे, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण घट जाता है? तो राइट आंसर है निम्न वायुमंडलीय दाब पर। किस पर? निम्न वायुमंडलीय दाब पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। जिसमें हाइपो प्रयोग होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट के पायस को हाइपो कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध रखता है? तो ये रखता है दोस्तों घास स्थल से। कहते हैं ना स्टेपी घास का मैदान, ठीक है ना, तो स्टेपी शब्द किस जैव विविधता से संबंध रखता है? घास के मैदान से। देखिए, स्टेपी एक शुष्क एवं ठंडा घास का मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों के सिवाय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। यह घास के मैदान सामान्यतः मरुस्थल और वनों के मध्य पाए जाते हैं। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर रहेगा इसका अकबर। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था? तो सही आंसर है दोस्तों इसका अकबर के शासनकाल में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, इसको दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। देखिए, जितने भी इजी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको हाल बता देता हूं, जो कठिन है उनमें आपको समय देता हूं क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए। तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है संगीत क्षेत्र से। ग्रैमी पुरस्कार नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो कि द्वारा पाश्चात्य यानी कि प्लेबैक संगीत के लिए विविध विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1959 यानी कि 1959 को हुई थी।
भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राइटर से। कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा है? दास कैपिटल को। ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित है। क्या लिखित है इनमें से? दास कैपिटल। देखिए, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई दास कैपिटल नामक पुस्तक में पूंजीवाद वर्ग द्वारा उत्पादन के लिए बनाए गए आर्थिक नियमों और राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है मूसा संहिता। क्या आंसर है? मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता। मेघदूत का लेखक कौन है? रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी सेट में हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। सही आंसर है कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो देखिए, मुल्क राज आनंद ये अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के साथ एसएससी के बच्चों के लिए भी और अन्य परीक्षाओं में भी ये बार बार पूछा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति किसने चलाई थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए, बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहता नहीं हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे, क्योंकि यदि हो सकता है एक भी क्वेश्चन आपसे छूट गया वही एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए मैं सभी आपको कवर कराता हूं। निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका नाम है दोस्तों गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है महाकवि कालिदास ने। कालिदास के द्वारा लिखित है ये प्रसिद्ध नाटक शकुंतला। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन पूछा गया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है आभासी प्रतिबिंब। कैसा? आभासी प्रतिबिंब। किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, तो इसको कहते हैं दोस्तों हम अल्ट्रासोनिक। ठीक है, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं अणु। ठीक है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? अणु। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।